उर्दू नावल जुगनू की दूसरी किस्त। नहीं जावेद, ऐन का रिश्ता अरीब से ही होगा। क्यों? क्या कमी है हदीद में? उन्होंने नरमी से पूछा। तो अरीब में क्या कमी है? नबीला बेगम भी डट के खड़ी थी। लेकिन मेरा दिल हदीद के लिए मुतमईन है। देखें जावेद, हदीद बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्टेटस हमारे बराबर नहीं। ऐन कैसे एडजस्ट करेगी? नबीला बेगम की बात भी ठीक थी। अरीब का भी स्टेटस हमारे बराबर नहीं है नबीला, जावेद साहब ने सुकून से कहा, जैसे उनके दिल ने फैसला दे दिया हो। हमारे बराबर ना सही जावेद, लेकिन इतना तो है कि वो वहां सुकून से रह सके। सुकून से तो वो हदीद के पास भी रह सकती है। 2 वक्त का खाना तो वो सुकून से खा सकती है। हदीद उसकी हर जरूरियात पूरी कर सकता है। जावेद साहब बिल्कुल पुरसुकून थे। शायद हर बार की तरह इस बार भी वो इनके दिल को मुतमिन कर गया था। हदीद जरूरियात तो पूरी कर सकता है, लेकिन अरीब तो उसकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता है ना। लेकिन अरीब के पास वो नहीं है जो हदीद के पास है, जावेद साहब ने आराम से कहा। मतलब? नबीला बेगम ने नासमझी से देखा। मतलब ये नबीला कि अरीब सिर्फ ऐन को पसंद करता है और हदीद ऐन से मोहब्बत करता है, वो भी अब से नहीं, बहुत पहले से। नबीला बेगम को हैरत का झटका लगा। क्या? क्या आप भी राजी नहीं हैं नबीला? ये उसने खुद कहा है आपसे? उन्होंने सर असबात में हिला दिया। नबीला बेगम खामोश हो गई। कहने को शायद कुछ बचा ही नहीं था। वो भी शायद हदीद की तरफ माइल हो गई थी। तू इतना परेशान मत हो। वो दोनों एक कैफे में बैठे थे जब शान ने हदीद से कहा। वो इसके बचपन का दोस्त था, इसके बारे में हर चीज जानता था। लेकिन हदीद की परेशानी खत्म ही नहीं हो रही थी। शान, तू नहीं समझेगा, बात बिगड़ गई है। देख हदीद, तेरे दिल में जो था तूने कह दिया। अब दुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हदीद को किसी तौर पर भी चैन नहीं मिल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसका फोन बजा। उसने बेदिली से फोन को देखा, फिर एकदम उछलकर खड़ा हो गया। शान ने उसे ताज्जुब से देखा और उठा। उसने धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड की। मामूल के मुताबिक उसने सलाम किया। जावेद साहब ने सलाम के बाद इधर उधर की कोई बात नहीं की। कल अपनी माँ को भेज देना रिश्ते के लिए। एक हैरत का झटका और लगा था हदीद को। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। शान उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। क्या वाकई? उसका लहजा टूट टूट का शिकार था। जावेद साहब ने मुख्तसर सा कहा था। वो कॉल कट करने ही लगे थे जब हदीद ने पुकारा, मामू, आप मुझसे नाराज हैं?" नाराज तो हूं, लेकिन कल तफसील से बात करेंगे। उन्होंने कॉल काट दी। हदीद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शान, मामू मान गए। देखा, मैंने कहा था ना। तू वैसे ही टेंशन ले रहा था। अच्छा चल, बाद में मिलता हूँ, अभी अम्मा से भी बात करनी है। अब कहाँ मिलना? शान ने एक आह भरी थी। तू दफा हो जा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। ऐन आपी, ऐन आपी, वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जो किताब पढ़ रही थी यकदम बौखला के देखा। क्या हुआ बुरहान? इंसानों की तरह नहीं आ सकते? ऐन ने उसे डपटा था। अपी, जो खबर लाया हूं ना, उसने मुझे इंसानों की तरह नहीं आने दिया। अच्छा, क्या खबर है? ऐन ने तजस्सुस से पूछा। अपी, अगर आप सुनेंगी ना, या तो दुख से बैठ जाएंगी या खुशी से खड़ी हो जाएंगी। बुरहान, बोल भी दो आप। ऐन ने जब्त से कहा। आपका रिश्ता आया है। क्या? कहाँ से? पहले तो वो खड़ी हुई थी। वो जानती थी कि अरीब उसे पसंद करता है, तो रिश्ता भी वहीं से होगा। लेकिन वो अपने ख़ानदान में से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसके बाबा ने उसके लिए कोई स्पेशल ढूंढा होगा। लेकिन उसे हैरत का झटका तो तब लगा जब बुरहान ने बताया, अपी, हदीद भाई का रिश्ता आया है। क्या? वो कुछ लम्हे तो कुछ बोल नहीं पाई। शाक्त तो बुरहान भी था। रिलैक्स बड़ी, रिश्ते आते रहते हैं, बाबा ने कौन सा हाँ करनी है। मुझे यकीन है बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कोई संबंध स्पेशल ही लाएंगे। ऐन ने आंखें घुमाकर कहा था।
जैसे उसे अपनी सोच पे मुकम्मल यकीन हो। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पापा हाँ कर चुके हैं और फूफो नीचे बैठी हैं। बुरहान ने मुंह बना के कहा। शायद वो जानता था कि अपी का अब रिएक्शन क्या होने वाला है। हदीद लाखों में एक था बुरहान की नज़र में, लेकिन फिर भी उसे वो ऐन के साथ नहीं देखना चाहता था। क्या? असल धक्का तो ऐन को अब लगा था। पहले तो वो खड़ी हुई, लेकिन अब बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता। उसने लफ्ज़ तोड़ के अदा किए थे। आवाज़ कहीं पीछे से आती हुई महसूस हुई। बहुत कुछ एक साथ टूटा था, और जो टूटा था उसमें सबसे पहले नंबर पर इसका भरम था। आप ही रिलैक्स, बुरहान ने बैठकर उसके कंधे को पकड़कर कहा। आखिर बाबा ने मुझे भांजे की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया ना। वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते। आंखों में एकदम आंसू आए। अपी, बुरहान ने उसे पुकारा। बुरहान, अभी तुम जाओ यहां से। लेकिन अपी। बुरहान प्लीज, ऐन ने जोर देकर बोला। अच्छा, रोना बंद करें, हम इसका हल निकाल लेंगे। उसका सर थपकते वो भी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मामा बाबा उसे अंदर आते दिखाई दिए। क्या हुआ? वो अब उधर ही खड़ा हो गया। जावेद साहब आगे आए थे। ऐन ने फटाफट आंखें साफ करके होंठों पर मुस्कुराहट लाई। ऐन, हम एक ज़रूरी बात करने आए हैं। जी कहे मामा, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय किया है हदीद से। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ऐन ने एक नज़र दोनों को छोड़कर बुरहान को देखा, जो संजीदा सा खड़ा था। वो मेरी बेटी है नबीला, मैं जानता हूँ उसकी क्या रज़ा है। मैं फिर भी ऐन से पूछना चाहती हूँ। बताओ ऐन। ऐन ने अब अपने बाबा के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। उनका चेहरा उठा हुआ था, जो ऐन की एक नाह पे झुक भी सकता था, और ऐन ये कभी नहीं चाहती थी। बुरहान अब भी हाथ बांध के खड़ा था। बोलो ऐन, नबीला बेगम ने नरम लहजे में कहा। जैसे बाबा को बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। यह कहकर उसने सर झुका लिया, जैसे उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी का फैसला चुटकियों में किया था। लेकिन पूरी ज़िंदगी के फैसले चुटकियों में नहीं किए जाते। देखा नबीला, मैंने कहा था ना, जावेद साहब ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर ठीक है, हम आपा को हाँ कह देते हैं। एक मिनट। बुरहान आगे आके ऐन के साथ खड़ा हुआ। हम सोच के हाँ कह देंगे, इतनी जल्दी क्या है? ऐन ने बेसाख्ता हाथ पकड़ा और बुरहान को चुप रहने का इशारा किया। हम सोचने का वक्त क्यों लें, जब हमें इस रिश्ते में कोई इतराज़ ही नहीं। मैं बहुत खुश हूँ ऐन। जावेद साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था और वहां से निकलते चले गए। नबीला बेगम भी जा चुकी थी और अब इन्हें पुप्पो राहीला से बात करनी थी। अपी, आपने हाँ क्यों किया? सीधा ना कर देती। बुरहान, जो हो रहा है उसे होने दो। बाबा ने बेहतर ही फैसला किया है। अपी, आप राजी नहीं थी, लेकिन अब राजी हूं। मैं किसी को पसंद नहीं करती बुरहान। बाबा जिसे चाहे मेरा साथी बना सकते हैं। बुरहान, मैं बस शाक थी, मुझे एतराज़ नहीं था, इसने मुस्कुरा के समझाया। आखिर बड़ों को बड़ों के आगे फिर बड़ा बनना पड़ता है। कुछ देर में उसे नीचे जाना था, जहां पुप्पो, हदीद, अरशीन, भाभी सब उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अपी, आप वहां कैसे रहेंगी? एक भाई होने की वजह से उसे अपनी बहन की फिक्र थी। क्यों बुरहान? वहां पुप्पो, हदीद, अरशीन सब रहते हैं ना, और जैसे वो रहते हैं मैं भी वैसे रहूंगी। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। फिलहाल के लिए तो बुरहान चुप हो गया, लेकिन वो बाबा से ज़रूर बात करने वाला था। थोड़ी देर बाद नबीला बेगम उसे तैयार करके नीचे ले गई, और हदीद को उसे देख के लग रहा था कि उसने ज़िंदगी की हर जंग जीत ली। वो फुप्पो के पास बैठी थी। अरशीन उससे बातों में मसरूफ़ हो गई, और हादिया भाभी तो उसे नफरत से बस घूर रही थी, क्योंकि वो हदीद की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। लेकिन अब उसकी जगह एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत रईसादी आ रही थी। ये बात उसे एक आंख नहीं भा रही थी। बातें वगैरह हुई, खाना वगैरह खाया, वो सब कमरे की तरफ, और फुप्पो घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अब बस जल्द ही वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। कुछ ही वक्त था अब शादी के लिए। राहीला के पांव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। आखिर उनके बेटे ने इतनी बड़ी खुशी दी थी, और अरशीन के लिए ऐन हमेशा से ही फेवरेट थी। घर जाके हदीद ने खुद ऐन से बात की थी। वो उसकी मर्जी खुद जानना चाहता था, और उसकी मर्जी सुनकर वो मुतमईन हो चुका था। ऐन के मामू ने बेहद एतराज़ किया था। नबीला बेगम ने तो माजरत कर ली थी, लेकिन जावेद साहब ने कोई गलती नहीं की थी। उन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा हक था।
जिस किसी को भी ऐन और हदीद के रिश्ते का पता चला तो किसी को खुशी से हैरत हुई तो किसी को नफरत से हैरत हुई। जो भी था, लेकिन अब ऐन हदीद की ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। वक्त पर लगा के उड़ा और वो दिन भी आ गया जब ऐन को हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर उसके घर आना था। गुजरे वक्त में ऐन ने उसे खुद से कभी मैसेज नहीं किया था। जब भी करता वही करता था। उसकी नज़र में ऐन की झिझक थी, शर्म थी। बुरहान ने कई बार बात की, लेकिन फिर जावेद साहब ने उसे हदीद का राज बताकर राजी कर लिया था। अगर बुरहान मुतमईन था तो काफ़ी हद तक वो ऐन को भी मुतमईन कर चुका था, लेकिन ऐन की एहसास कमतरी वहीं पर कायम थी। उसे अब भी ये लग रहा था कि बाबा ने उसकी शादी भांजे की मोहब्बत में आके की है। आज भी उसे यही लग रहा था कि बाबा के सामने पहले बुरहान था, फिर हदीद थे और फिर वो थी। बाज़ औक़ात इंसान की गलतफहमियां ही उसे सही फैसले करवा देती हैं। आज वो अपने घर की दहलीज पार करके हदीद के घर आई थी। रुखसती के वक्त वो बुरहान के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब हदीद जैसा था, जैसा वो चाहता था, अब वो वैसे ही बनना चाहती थी। अपनी ख्वाहिशों और अपनी खुशियों को उसने अपने अंदर ही दफन कर लिया था। वो खुद को अब एक चंचल ऐन नहीं, बल्कि बहू और बीवी समझती थी। पहले 2 दिन तो खुशी के गुजरे थे हदीद के, लेकिन ऐन इन दिनों में ज़्यादातर खामोश रही थी। उसने बाहर जाने से इनकार कर दिया था। अभी उसकी शादी को 3 दिन हुए थे, हदीद की जॉब शुरू हो गई और अरशीन भी कॉलेज जाना शुरू हो गई। घर में बस अम्मी, ऐन और हादिया भाभी होती थी। ऐन इस वक्त कमरे में थी और हदीद ऑफिस जा चुका था। सुबह के 11 बजे थे जब हादिया ने दरवाज़ा खटखटाया। ऐन ने दरवाज़ा खोला। उसने अब मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। अब वो ज़्यादातर फ्रॉक या फिर सूट पहनती थी। बीबी, सुबह का वक्त ख़त्म हो गया है। तुम्हारे घर उठा जाता होगा इतनी देर तक, लेकिन हमारे यहाँ सुबह ही उठा जाता है। और अब 11 बज रहे हैं, इतना काम पड़ा है और मोहतरमा की नींद ही पूरी नहीं हो रही। हादिया की आवाज़ तेज थी। 2 दिन उसने सुकून से गुजारे थे और अब उसकी जुबान फिर से शुरू हो चुकी थी। फूफो कमरे से बाहर आई। हादिया, बच्ची को आए 2 दिन ही हुए हैं और तुम्हारी जुबान फिर से शुरू हो गई है। ऐन नम आंखों से कभी फूफो को देखती तो कभी भाभी को। आप तो रहने दें अम्मा, पूरे घर की सफाई पड़ी है। आज कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है। नौकर समझा हुआ है मुझे, हादिया ने गुस्से से कहा। हादिया, वो भी बच्ची है, कैसे करेगी सफाई? फूफो ने ऐन को देखते हुए कहा। बच्ची के हाथ पांव नहीं टूटे हुए और शादी हो गई है। चलो बीबी, सफाई करो। हादिया ने वाइपर और झाड़ू उसे पकड़ा दिया और खुद किचन में चली गई। ऐन, फूफो ने उसे पुकारा था। कोई बात नहीं फूफो, मैं कर लूंगी, ऐन ने रुंधी आवाज में कहा। ये घरों की लड़ाई, ये घरों के काम, सब उसके लिए नया था। ऐन ने पहले कमरे की सफाई की और कमरे की सफाई से ही वो थक गई थी। उसने सामने पड़ी बाल्टी को एक नज़र देखा, फिर हिम्मत करके लेकर खड़ी हुई और बाकी सफाई की। अब घड़ी में 1 बज रहा था। उसने नाश्ता भी नहीं किया था। एक ही दिन में उसकी क्या हालत हो गई थी। अब बस गैराज बाकी था। उसने अपनी गीली आंखें साफ की और चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और गैराज साफ करने लगी। अभी वो कर ही रही थी जब अर्शीन कॉलेज से आई। गर्मियों के अवाइल के दिन थे। ऐन के माथे पर पसीना था। अर्शीन चौंक कर उसके पास आई थी। भाभी, आप सफाई क्यों कर रही हैं? अर्शीन, मैं मेहमान नहीं हूँ, एक ना एक दिन तो करना ही था ना, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से बोली। नहीं भाभी, बाकी मैं कर लूँगी, आप अंदर जाएं। अर्शीन, तुम अभी कॉलेज से आई हो। भाभी, मुझे इन कामों की आदत है, लाइन दें मुझे। उसने ज़बरदस्ती झाड़ू उसके हाथ से लेना चाहा तो नज़र उसके हाथों पर पड़ गई। 1 मिनट, ये क्या हुआ? उसके गोरे हाथों पर लाल लाल धब्बे थे। कुछ नहीं, बस वो डस्ट से एलर्जी है तो, लेकिन ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। भाभी, आपने मना क्यों नहीं किया? ऐन चुप हो गई। आप अंदर जाएं, इस पर कुछ लगाएं, मैं बाकी काम कर लूँगी। ऐन खामोशी से अंदर जा चुकी थी। उसने हाथों पर गर्दन पर दवा लगाई और नाश्ते के लिए किचन में गई तो खाना तैयार था। उसने सुख का सांस लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आजमाइश के लिए आई हो। खाने में भाभी ने चिकन बनाया था जो खाने के लायक था। ऐन ने पेट भरकर खाना खाया और बर्तन रखकर कमरे में चली गई। अभी उसे कमरे में गए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि हादिया फिर से आई। घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई? अर्शीन, जो गैराज की सफाई के बाद फ्रेश हुई थी, जल्दी से आई। क्या हुआ भाभी?
अरशीन ने भी डरते हुए कहा। पूछो अपनी नई भाभी से कि घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई। हुआ क्या है? ऐन ने पूछा। बीवी खाने के बाद बर्तन भी धोते हैं और इन बर्तनों में हादिया के बर्तन भी शामिल थे। मैं धो देती हूँ, अरशीन ने जल्दी से कहा। इन ड्रामों की तो वो आदी थी, तुम क्यों धोने लगी? जिसने खाया वही धोएगा। ऐन ने खामोशी से किचन का रुख किया। ये जिंदगी एकदम इतनी मुश्किल हो गई थी। अरशीन ने एक नज़र ऐन को देखा और भाभी मुस्कुरा के चली गई। दोपहर के खाने के बर्तन धोने के बाद इनको स्टैंड पर लगाया और आराम करने ऐन अपने कमरे में गई, जहां शायान और खुरम उसके बेड पर उछल रहे थे। एक चादर नीचे गिरी हुई थी। काम के पहले ही दिन ऐन की बस हो गई थी। वो भाग के अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने दिल को टपट दिया। वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर वो ऐन को तंग करते रहे और फिर अरशीन उनको ले गई। शाम का खाना खा के ऐन अब लेट गई थी। उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आज के दिन ने ऐन को बुरी तरह थका दिया था। ये सब अरशीन जानती थी। वो ये भी जानती थी कि अम्मा भाई को ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगी। वो ऐन के साथ होने वाले भाभी के इस रवैये को नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो ऐन की दिलजोई कर सकती थी, उसे दिलासा दे सकती थी। वो अपने भाई के जरिए ही सही, लेकिन वो ये तो कर सकती थी। रात के 10 बज रहे थे। हादिया कमरे में थी, अम्मा काम कर रही थी और ऐन भाभी सो रही थी। जब हदीद अंदर दाखिल हुआ तो अरशीन सेहन के चक्कर काट रही थी। खैरियत? हदीद ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। भाई आप पहले खाना खा लें, फिर मुझे आपसे बात करनी है, अरशीन ने जल्दी से कहा। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, पहले आप खाना खा लें। अरशीन ने खाना गर्म करके हदीद के आगे रखा। उसने सुकून से खाना खाया और अरशीन उसका खाना ख़त्म होने का इंतज़ार करती रही। खाने के बाद हदीद ने आराम से कहा, अब बताओ क्या हुआ? अरशीन ने हदीद को देखा। न जाने वो ठीक भी कर रही थी या नहीं। एक लड़की होने के साथ साथ जो इसने महसूस किया था वो इसे बता देना चाहिए था। भाई, शादी के 2 दिन बाद आपको काम पे नहीं जाना चाहिए था। हदीद का माथा ठनका। क्या हुआ है? भाई, घर के ड्रामे तो आप जानते हैं। हादिया भाभी किसी न किसी तरीके से अपना काम निकलवा लेती हैं, लेकिन आज जो हुआ है ना, वो ऐन भाभी के लिए ठीक नहीं था। मतलब? इनको आए अभी 2 दिन नहीं हुए। इन सब ड्रामों की वो आदी नहीं है, और एकदम उसके सर पर सब कुछ थोप देना, भाई ये गलत होगा। अरशीन, हुआ क्या है, बताओ, हदीद ने जब्त से कहा। भाई, पूरे घर की सफाई ऐन भाभी ने की है, और जब मैं कॉलेज से घर आई तब भाभी गैराज साफ कर रही थी। क्या? अम्मा कहाँ थी उस वक्त? आप जानते हैं भाई, हादिया भाभी अम्मी की सुनती हैं क्या? वो पसीने से तर होकर सफाई कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, डस्ट एलर्जी की वजह से उन्हें रिएक्शन भी हुआ है। हाथ और गर्दन पर लाल धब्बे पड़ चुके हैं। मैंने उन्हें वहां से भेजा। 1 या 1:30 बजे उन्होंने नाश्ता किया। अभी वो कमरे में ही गई थी कि हादिया भाभी ने फिर उनकी बेइज्जती की और कहा कि उठ के बर्तन धो। फिर बर्तन धोने के बाद भाभी ने शायान और खुर्रम को उनके कमरे में भेज दिया। उन्होंने आपके कमरे में उद्यम मचाया हुआ था और भाभी सर पकड़कर सोफे पर बैठी हुई थी। भाई, भाभी काम कराती है तो ठीक है, लेकिन जो वो कर रही है ना, उसे काम करवाना नहीं, उसे टॉर्चर करना कहते हैं। आजकल अरशीन साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में थी और ये सब छोटी छोटी बातें उसे महसूस होती थी। और भाई, मैंने सब बता दिया है आपको, अब आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऐन भाभी ये ड्रामे और चालाकियां नहीं समझती। और ये ऑइंटमेंट भाभी को दे देना, इससे एलर्जी की जलन खत्म हो जाएगी। उसने उसके हाथ से ऑइंटमेंट लिया और बोझल कदमों से कमरे की जानिब गया। कल वो इन सब के बारे में अम्मा से बात करने वाला था। वो ऐन को इन सब चीज़ों के लिए नहीं लाया था। उसने कमरे में कदम रखा तो वो बेड के किनारे सोई हुई थी। साइड लैंप अभी ऑन था। गर्मी की वजह से अभी भी हल्का हल्का पसीना था। गर्दन और हाथ के लाल धब्बे वाज़ेह नुमायां थे। उसे शिद्दत से उसकी तकलीफ का एहसास हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा था और गोरे रंग में लाल धब्बे देखे थे। उसने उस पर दवाई लगाई, उठ के पंखे की स्पीड चेक की और बेड के साथ टेक लगा के बैठ गया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। इन सब के लिए वो ऐन को नहीं लाया था। शादी के बाद उसे इन सब मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने नज़र घुमा के ऐन को देखा। वो ऐन जो कभी बगैर एसी के नहीं सोई, आज उसके कमरे में बगैर एसी के सो रही थी। अपना ऐशो आराम छोड़ के वो हदीद के लिए आई थी, और यहाँ आके उसके साथ ये ऐसा सलूक हो,
ये हदीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पसीने में ही तकिया हाथ में दबोचे सो रही थी। शायद उसे ऐसे सोने की आदत थी। उसे ऐसे देखकर हदीद को एकदम नदामत का एहसास हुआ। कल वो इसके लिए बात करेगा। जब हदीद की आंख खुली तो ऐन बिस्तर पर नहीं थी। वो उठकर फ्रेश हुआ। उसके कपड़े सोफे पर रखे थे, वो ऐन निकाल कर गई थी। उसने वो कपड़े पहने, अभी वो बाल सेट ही कर रहा था जब ऐन ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। आपका नाश्ता। ट्रे टेबल पर रखकर वो बाहर जाने लगी जब हदीद ने पुकारा, ऐन। उसने पलटकर एक नज़र हदीद को देखा, फिर वो नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई जैसे वो उसके अगले हुक्म का इंतज़ार कर रही हो। ये नाश्ता तुमने बनाया है? जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। उसने चाय का घूंट भरा जो पीने के लायक थी। तुम्हारा नाश्ता किधर है? हदीद ने पूछा। जी। उसके बालों की एक लट जो आगे थी उसे कान के पीछे किया। बालों का जूड़ा बना हुआ था। पहले सफाई कर लूं, फिर कर लूंगी नाश्ता, ऐन ने आहिस्ता से कहा। हदीद ने बगैर कुछ बोले इसका हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठाया और पराठे का एक लुकमा बनाकर उसके सामने किया। मैं फ्रेश नहीं हुई अभी, उसने एकदम से कहा। हदीद ने उसे संजीदा नज़रों से देखा। जाओ फिर फ्रेश हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, उसने नरमी से कहा। नहीं, तब तक ठंडा हो जाएगा। आप कर लें, मैं बाद में कर लूँगी ना, ऐन ने बेहद मासूमियत से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, तो नाश्ता तुम मेरे साथ ही करोगी। चलो जाओ, फ्रेश होकर आओ। ऐन खामोशी से उठी और ठीक 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर उसके सामने थी, लेकिन नाश्ता ठंडा हो चुका था। मैं नाश्ता गर्म करके ले आती हूँ, कहकर उसने ट्रे उठाई और किचन की तरफ चली गई और कुछ देर बाद गर्म नाश्ता लेकर वो उसके सामने थी। वो उसके साथ सोफे पर खामोशी से बैठ गई। एक बार फिर नवाला हदीद ने उसकी तरफ बढ़ाया। शादी के बाद ऐन ने एक बार भी उसे अपनी मामा के घर जाने का नहीं कहा था। बुरहान का फ़ोन आता रहता था, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं रही थी। ऐन ने बगैर कुछ कहे वो नवाला खाया था और खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद हदीद ऑफिस चला गया और बगैर कहे ऐन सफाई करने लगी। शायद वो अब भाभी की बातें नहीं सुनना चाहती थी। अरशीन कॉलेज गई थी। हादिया नाश्ता करके जो कमरे में बंद थी अभी तक बाहर नहीं आई थी। ऐन ने सफाई मुकम्मल कर ली थी। अब उसे बेहद खारिश हो रही थी। वो नहाने के बाद कमरे में गई जब मोहल्ले की कुछ औरतें राहीला फुप्पो से मिलने आईं। वो सब सहन में बैठी थी। अरे राहीला, तेरी बहू कहाँ है? एक औरत ने कहा। शायद वो ऐन को देखने आई थी। क्या बात है, बातें मानती भी है कि नहीं? एक और ने हंसकर कहा। अरशीन भी कॉलेज से आ गई। अरशीन, राहीला ने पुकारा। जी अम्मी। जाओ भाभी को बुला लाओ, राहीला ने हंसकर कहा। अरशीन ताबेदारी से ऐन के कमरे में गई। भाभी, अरशीन ने कमरे से बाहर से आवाज़ दी। अंदर आ जाओ। भाभी, अम्मी बुला रही हैं, कुछ मेहमान आए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। ऐन ने इस बात में सर हिलाया और उठकर इसके साथ ही चल दी। राहीला, हदीद की बीवी तो बहुत प्यारी है। हदीद जो लंच टाइम पर घर आया था उसने बखूबी सुना था। बेख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और ऐन का चेहरा लाल हुआ। क्या बात है बेटा, काम में दिल नहीं लगता? एक ने हदीद को देखकर हंसकर कहा। ऐन ने चेहरा झुका लिया। उनकी आवाज़ें कमरे तक आ रही थीं, जो हादिया सुनकर गुस्से में ही अपने कमरे में भड़ास निकाल रही थी। बस अल्लाह तुझे बेटा नसीब करे, एक और ने कहा। और ऐन अब वो सब नहीं सुन सकती थी, उठकर कमरे की तरफ चली गई। हदीद उसे देखकर हंस दिया। तेरी बीवी तो शर्माती है, उनके तबसरे जारी थे। थोड़ी देर बाद वो औरतें जा चुकी थी और हदीद अम्मी के पास बैठ गया और कल के बारे में बात डिस्कस कर रहा था। हदीद, हर घर में ऐसा ही होता है, और अगर वो ऐसी छोटी छोटी बातें दिल पे लेगी तो कैसे चलेगा? वो अपनी जगह ठीक थी। दोनों ही इस घर की बहुएं थीं। अम्मी, ऐन ने मुझे कुछ नहीं बताया, और मैं आपसे ये बात कहने आया हूँ, वो तो ये भी नहीं जानती, हदीद ने बताना ज़रूरी समझा। अम्मी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाभी को आप समझा दें, वो भाभी की नौकर नहीं है। ऐन भाभी का कोई काम नहीं करेगी, और आप भाभी को अपनी ज़ुबान में समझा दीजिएगा। मैं ऐन को नौकरानी नहीं बना कर लेके आया। वो इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे वो हैसियत दें जो मुझे देती हैं, जो मेरी इस घर में है। हदीद रसानियत से समझा रहा था।
अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं हादिया से कहूँगी, अम्मी ने थोड़ा परेशान होकर कहा। जी, और अच्छी तरह समझा दीजिएगा। अम्मी उठकर उसके कमरे की तरफ चली गई। आज खाना भी अम्मी और अरशीन ने मिलकर बनाया था, क्योंकि हादिया तो कमरे से निकली ही नहीं थी। हदीद भी कमरे में चला गया। तुम्हारे वो एलर्जी के निशान कैसे हैं? हदीद ने नरमी से पूछा। ठीक है। दोपहर के 3 बज रहे थे। उसने भी अभी दोपहर का खाना नहीं खाया था। मैं खाना लाऊं आपके लिए? ऐन ने यही समझा कि वो लंच टाइम पे घर खाना खाने के लिए ही आया था, इसलिए बिना तवक्कुफ उसने पूछ लिया। हदीद ने नज़र भर के उसको देखा, जिससे वो थोड़ी जुज़बुज़ हुई, लेकिन उसकी नज़रों का जाविया नहीं बदला था। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐन ने पूछ ही लिया। वो कई लम्हे बिना पलकें झपके देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ऐन इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐन ने सवालिया नज़रों से देखा था, फिर खामोशी से बैठ गई। वो कई लम्हे उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। हदीद शायद अल्फाज इकट्ठे कर रहा था। देखो ऐन, पहली बात, तुम इस घर की बहू हो, और दूसरी बात यह कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें सफाई वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, फिर भी अगर कोई कहे तो इनकार कर देना। और रही बात मेरे खाने की, तो वो अम्मी और अरशीन बना लेती हैं, तुम इसकी फिक्र ना करो। वो इसे प्यार से नरम लहजे में समझा रहा था, गैर इरादी तौर पर उसे ये बता रहा था कि वो इसके लिए क्या अहमियत रखती है, वो इसका कितना एहसास करता है। ऐन ने नज़र उठा के उसे देखा। सिर्फ अपना और मेरा ख्याल रखा करो, उसने आखिर में शरारत से कहा। ऐन ने उसकी बात सुनी और मासूमियत से ही सर इस बात में हिला दिया। अगर भाभी ने कुछ कहा तो? कुछ लम्हे बाद उसने खदशा जाहिर किया। तो मना कर देना, और अगर फिर भी कुछ कहें तो मुझे बता देना, मैं खुद बात कर लूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है ऐन। तुम इस घर की नुकरानी नहीं, मालकिन हो, ये याद रखो। इस घर को चलाने वाला तुम्हारा शौहर है, और तुम्हारे शौहर के आगे सबसे पहले उसकी बीवी है। ऐन खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, फिर उसने सर इस बात में हिला दिया। आज खाने में क्या पकाया है? खदीज ने पूछा। भिंडी की सब्जी है और मीठा जर्दा पकाया है। वो उसकी बात सुनकर हंसा। वो उसे ताज्जुब से देखने लगी, फिर अपने लफ्ज़ों पर गौर किया। हंसने वाली बात उसने कोई भी नहीं कही थी। ये बस भिंडी होता है, ये भिंडी की सब्जी क्या होता है? मैन ने उसे देखा। अच्छा सुनो, खदीज ने उसे कहा, शाम को तैयार रहना, बाहर चलेंगे। ये भिंडी की सब्जी खाने का मेरा कोई इरादा नहीं। उसने इस बात में सर हिला दिया।